जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं बाल विकास का एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर लगाना और आपका जो स्कोर आता है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से लाजवाब वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। बताएं आप लोग, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी धैर्य एवं दृढ़ता, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में छात्रों की समस्याओं को सहजता से दूर कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन है, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वह उतना ही आसान होगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव की वजह से विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं और कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं, लेकिन एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। बताएं आप लोग, जो इस शिक्षक की रणनीति है यह अभिभावक को पसंद नहीं आता, तो बताइए अभिभावक क्या कर सकता है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। देखिए मेरे भाई, ऐसा नहीं करना अभिभावक को, ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो कर रहा है तो आप शिक्षक से बात करें, ठीक है, ना कि प्रधानाचार्य से। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। पहली बात तो जो अभिभावक है वह शिक्षक पर विश्वास करे कि वह ऐसा अच्छा कर रहा है और कोई समस्या हो रही है तो उसके साथ सीधा चर्चा कर सकता है शिक्षक के साथ, बाकी किसी से उसको ना शिकायत करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बताएं आप लोग कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। तो भैया वह है पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। बताएं आप लोग, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो साथियों, मन का मानचित्रण, इसका अर्थ है भाई कि मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन, अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ठीक है, विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर क्या करना है आपको, अनुसंधान, मतलब उसकी एक रूपरेखा बना लेना है उस कार्य को करने से पहले, उसी को कहा गया है मन का मानचित्रण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। प्रश्न में क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। सीखने संबंधी समस्या को क्या करना है, संबोधित करना है। तो सीखने संबंधी समस्या को संबोधित कैसे करेगा, वह है महंगी और चमकदार, ये तो गलत ही हो गया। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नहीं, बल्कि क्या है, कहानी कथन पद्धति द्वारा नहीं, बल्कि वह क्या कर सकता है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके वह समस्या समाधान कर सकता है। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 6। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। बताएं आप लोग, सृजनात्मकता का पोषण बताइए आप इसमें से कौन करता है।
सृजनात्मकता में क्या होता है? नया विचार होता है, नया चिंतन होता है, नई कल्पना होती है। तो यहां पर आप देखें विकल्प बी में कहा गया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना या फिर कोचिंग देना। ठीक है, यहां पर आप देखें जो विकल्प ए में कहा गया है, ये अपना राइट आंसर है। प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतरजात प्रतिभाएं हैं उनको क्या है, आपको ऐसे अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपनी प्रतिभाओं को पहचान सकें, उनका उपयोग कर सकें। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प ए के साथ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? ध्यान देना, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करना तो कब करता है? ये पियाजे के अनुसार भैया चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि 12 वर्ष से ऊपर होती है, मतलब यह कहा जाए 11 से ऊपर होती है ना, 11 से ऊपर की है ना, ये चौथी अवस्था होती है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, बताएं आप लोग, सीखना समृद्ध कब हो सकता है? जब अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ध्यान देना, जब भी साथियों बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर अधिगम कराया जाए तो वही ऑप्शन आपको चुनना है, वही ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? बताइए, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल भाई। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है भाई। यहां पर आप देखें विकल्प डी में कहा गया है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल शैक्षिक संस्थान में ही अधिगम प्राप्त होता हो और कहीं नहीं होता हो। तो ये क्या है? ये विशेषता नहीं है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए भाई, इसके बाद हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 10। यहां पर कहा गया है 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी। क्या है? कोई बच्चा है जो कि कैसा है? दृष्टि बाधित है, कक्षा 5वीं का। तो आप क्या करोगे? उनके माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए या फिर उसके साथ है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। पहली बात तो उसके साथ शिक्षक को सामान्य व्यवहार करना है और उसके लिए क्या है? श्रव्य साधन का उपयोग करना है अधिगम में, जिससे वह अपनी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए श्रवण सीडी की बात हुई है और सामान्य व्यवहार की, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उसे छूट या विशेष व्यवहार जरूरी नहीं है। ठीक है, विकल्प बी ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए बताएं आप, प्रश्न में आप 2 पॉइंट पकड़े, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। तो देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो भैया ये तो क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, बिल्कुल भाई, ये तो संबंध है ना। संगति की आवश्यकता, ये भी क्या है? सामाजिक है। इस सामाजिक अनुमोदन, ये भी क्या है? सामाजिक है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, बताएं आप लोग, क्या ये आवश्यकता है सामाजिक? नहीं है भाई मेरे, है ना, ये नहीं है, बल्कि ये तो क्या है? एक शारीरिक आवश्यकता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है
जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास को आपको बताना है सबसे बेहतर तरीके से इन चार में से कहां परिभाषित किया जाएगा। तो भैया वह होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। बताएं आप लोग, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक इसमें से बताइए किसे माना जाएगा। उपचारात्मक कार्य को, खामोशी को, अधिकतम उपस्थिति को नहीं। यदि विद्यार्थी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कक्षा में, तो ये समझिए वह क्या अभिप्रेरित है, तभी तो है ऐसा कार्य कर रहा है। इन चार में से देखें यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बताएं आप लोग, इन चार में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। नेगेटिव पॉइंट देखना यहां पर क्या है। तो यहां पर आप देखें विकल्प डी में, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, रटने की क्षमता। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट मिल गया ना हमें, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बताना है जो कथन है ये किसका है। बताइए आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो भैया ये कहा है पियाजे ने कि जो बच्चे होते हैं यह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। किसने कहा है, जीन पियाजे महोदय जी ने कहा है। राइट आंसर विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, बताएं ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कृतिका है अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा तो भैया नहीं है कि खूब बात करें, हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे तो भाई कहा नहीं गया कहीं पर। और हर व्यक्ति को अपना घर पसंद होता है ना। उसके विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए यहां कहा गया हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर। तो मेरे भाई हर समय बच्चों को खूब अवसर, ये क्या है, नेगेटिव बात यहां पर की गई है। हर समय नहीं हम बोल सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है जो कृतिका है उसके विचार हैं जो, उसको क्या है, विद्यालय मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में अच्छी बातें करती है। ठीक है, राइट आंसर यहां पर किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। देखिए क्या है, प्रश्न में आप यदि पॉइंट पकड़ गए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। शिक्षक को क्या करना है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना है। विद्यार्थियों की क्षमता को कैसे समझेगा शिक्षक, आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान से समझेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो बच्चों की क्षमता को समझेगा और जो कठिनाइयां होंगी उन्हें दूर करेगा, यदि उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। बताएं आप लोग, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है ये क्या करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक नई दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। देखिए नए दिशा में सोचने के योग्य ये नहीं बोल सकते हम, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति मतलब याददाश्त को पैना बनाती है। तो देखिए मेरे भाई जो अभिप्रेरणा है इस सीखने की प्रक्रिया में क्या करती है,
सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्योंकि यहां पर आप ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा गया है सीखने की प्रक्रिया के संबंध में बताइए आप। तो ये क्या करती है, सीखने के प्रति क्या है, रुचि का विकास करेगी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। बताएं आप लोग, शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या की बात की जाती है तो यहां पर पाठ्यचर्या का क्या अर्थ होगा, बताएं आप लोग क्या होगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें क्या है, शिक्षार्थी या विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, उसी को कहा गया है पाठ्यचर्या शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ध्यान दीजिए, निचली कक्षाओं में बात हुई है। ठीक है, निचली कक्षा में बताइए जो शिक्षण की खेल पद्धति है यह किस पर आधारित है। तो देखिए यह विकास या वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहां पर, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा। क्योंकि भाई निचली कक्षा के जो बच्चे होते हैं ये प्रायः क्या है, बाल्यावस्था में होते हैं, और बाल्यावस्था में आप जानते हैं बच्चों में खेलने की रुचि ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति को वरीयता दी जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बच्चा अतीत मतलब पहले, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के अनुसार या नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, तो ये है भैया सीखने का सादृश्यता नियम। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, बताइए क्या कोई दूसरों के साथ झगड़ा कर रहा है तो क्या प्रतिभाशाली है, नहीं। ऐसा होता भाई तो क्या है, हर विद्यालय में सुबह से लेकर झगड़ा ही होते रहते कि भैया मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं। ठीक है, बल्कि क्या है, जिनमें जिज्ञासा होगी, नए विचार होंगे और अभिव्यक्ति की नवीनता होगी, उन्हें हम कहेंगे भैया ये बच्चा वास्तव में प्रतिभाशाली है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ध्यान दीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात हुई है कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध कहां कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति नहीं। ध्यान दीजिए, यदि कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो ऐसा नहीं उसके लिए आप विशेष विद्यालय में भेजें, एक गलत बात है। विशेष विद्यालय की तो बात होगी ही नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, उसे क्या है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, क्या करोगे आप, अन्य सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा जो समावेशी शिक्षा होती है या समावेशी विद्यालय होता है, उसमें क्या होता है, सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को भी एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। क्या है यहां पर, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए देखिए ना क्या करना है, हमें आकलन को उपयोगी बनाना है और रोचक बनाना है। तो कैसे होगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, भैया उपाधि देने से नहीं होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। विकल्प सी में तकनीकी भाषा का किया गया है, तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना मुझे, ना हमें तुलना करना है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, फिलहाल विकल्प बी के साथ चला जाएगा।
ठीक है, जब आपको समझ में ना आए, आप जो ऑप्शन आपको लगते हैं एक हो नहीं सकता उनको क्रॉस ही कर दो, है ना, क्योंकि वो रहेंगे तो आपको क्या है, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, तो बता चुका हूं बार बार, डिसलेक्सिया क्या होता है, एक पठन विकार होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है, और डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणितीय विकार होता है, गणना संबंधी विकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, बताइए आप लोग कैसी भूमिका निभानी चाहिए, तो आप बताएंगे अग्र उन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तथा हमेशा उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन थे सारे ही। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। क्या है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब कैसी है, यह निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं ये जो विचार है वह है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते आते हैं। क्या कहा गया है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। अंतःदृष्टि सिद्धांत को बताइए किसने बढ़ावा दिया, तो आप बताएंगे किसने दिया बढ़ावा। यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक है, जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने इसको बढ़ावा दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आपको पता है किशोर अवस्था है भाई, वह क्या है, किशोर अवस्था है। ओके, अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की। तो आपको पता है जीन पियाजे साहब ने की है, ये है ना। संवेदीगामक क्या होता है, संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 होता है। और चौथा होता है औपचारिक संक्रिया काल जो होता है 11 से 15 वर्ष। ये पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।